आसमान से ताश के पत्तों की बारिश हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। जब हर कोई इसे नजरअंदाज कर रहा था, तब मैं उन्हें कीमती खजाना समझकर एक एक कर उठा रहा था। ये सब इसलिए क्योंकि कुछ ही समय बाद रक्त गोलों की बारिश होने वाली थी। तब उनसे अनगिनत खून के प्यासे ब्लड कॉर्प्स निकलेंगे जो इंसानों को खाएंगे। साथ ही दुनिया का सारा भोजन, पानी और हर तरह की रसद अपना मूल अस्तित्व खो देगी। कयामत के इस दौर में जीवित रहने के लिए इंसान केवल उन कार्डों से प्राप्त संसाधनों और प्रतिभा कौशल टैलेंट्स पर ही निर्भर रह पाएगा। हालांकि एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में मुझे पता था कि आज रात ठीक 12 बजे कार्डों की पहली खेप गिरेगी। मैं तुरंत घर से बाहर निकला और सारी तैयारियां पूरी कर ली। इस समय जब घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, ग्रह के बाहर से आती एक तेज हवा की गूंज सुनाई दी। उसके ठीक बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, पर यह पहले जैसी बारिश नहीं थी। पहले पानी बरसता था, लेकिन अब ताश के पत्तों के आकार के कार्ड बरस रहे थे। तभी पैदल चलने वाली गली के पास के निवासी अपने घरों से बाहर निकल आए और असमंजस भरी नजरों से उन कार्डों को देखने लगे, जबकि मैं पागलों की तरह उन कार्डों को बटोर रहा था। बिना किसी चुनाव के, चाहे कार्ड किसी भी रंग का हो, मैं सब कुछ अपने बैग में भरता गया। ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन हैं जो कयामत के समय जीवित रहने की संभावना को अधिकतम तक बढ़ा सकते हैं। तभी आसमान से गिरते कार्डों की बारिश के बीच एक कार्ड दिखा जो सतरंगी रोशनी से चमक रहा था और सामने की ओर तैर रहा था। रंगीन लीजेंडरी कार्ड। मैंने थूक घोंटा और उस लीजेंडरी कार्ड की ओर झपटा। एक लंबी छलांग लगाकर मैंने उस रंगीन कार्ड को अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ लिया। इसके तुरंत बाद 1 घंटे तक चली कार्डों की बारिश आखिरकार रुक गई और मैंने सफलतापूर्वक 13 बैग कार्डों से भर लिए थे। वैन के स्टोरेज स्पेस में ठसाठस भरे पर्वतारोहण बैगों को देखकर मेरा उत्साहित होना स्वाभाविक था। इस समय अधिक से अधिक लोग कार्ड उठाने के लिए बाहर निकल रहे थे। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मैं तुरंत गाड़ी चलाकर पैदल मार्ग से निकल गया और पहले से तय किए गए होटल की ओर चल दिया। कयामत आने के बाद ही ये कार्ड अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब बस सूर्योदय का इंतजार था। मैं बिस्तर पर लेटा, एक गहरी सांस ली और सो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे नीला आसमान अचानक काला पड़ गया। हजारों की संख्या में रक्त गोले आसमान से गिरने लगे। उन रक्त गोलों से अनगिनत खून से लथपथ मानव जैसी आकृतियां बाहर निकलीं और अपने सबसे करीब मौजूद इंसान की ओर झपटी। इस समय मैंने चुपचाप खिड़की का पर्दा गिरा दिया और मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जिसने कयामत के 5 साल झेले हैं, बाहर का यह नजारा तो बस एक शुरुआत है। ये तो अभी स्टार्टर भी नहीं है। इसके बाद मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और उनमें से एक को पलट दिया। उन सतरंगी लहरों के बीच मैंने कार्ड पर लिखे शब्द देखे। प्रतिभा, सुपर रिकवरी बॉडी। स्वामित्व मिलते ही शरीर एक सुपर रिकवरी बॉडी में बदल गया। घाव बहुत कम समय में खुद ब खुद भरने लगे। मैंने रंगीन कार्ड को फाड़ दिया। तभी अचानक पूरे शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। ये देख मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बेहतरीन। इसके बाद मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड पलटा। वस्तु, सुरक्षित घर। सुरक्षित घर 200 वर्ग मीटर में फैला हुआ एक स्वतंत्र घर और आंगन। इसमें पूर्ण सुरक्षा कवच है जो परमाणु हमले और किसी भी वार को झेल सकता है। हालांकि सुरक्षित घर में अत्यधिक रक्षा क्षमता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, वह यह कि इसे हिलाया नहीं जा सकता। फिलहाल मेरा किसी एक जगह बसने का कोई इरादा नहीं है। मैंने सुरक्षित घर के कार्ड को संभाल कर अपने पास रख लिया। फिर मैंने 10 गोल्ड कार्ड निकाले। इस बार गोल्ड कार्ड्स की गुणवत्ता बहुत ऊंची थी। कुल मिलाकर, चाहे वह सुपर स्ट्रेंथ हो या हैवी पंच फाइटर, ये सभी गोल्ड कार्ड्स में T0 श्रेणी के टैलेंट थे। तभी कमरे का दरवाजा अचानक झटके से खुला। फटे पुराने कपड़ों में एक महिला लड़खड़ाती हुई अंदर गिरी। उसके पीछे 3 ब्लड कॉर्प्स, रक्त शव थे। युवती चिल्लाई और मदद के लिए हाथ फैलाया। ये देख मैंने आगे बढ़कर 3 घूंसों में खेल खत्म कर दिया। महिला सन्न रह गई। वह उन तीनों लाशों को फटी आंखों से देखती रही और काफी देर बाद होश में आई। शुक्रिया। मैंने सामने खड़ी महिला को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। लिन वान एयर। कितना इत्तेफाक है, कयामत के पहले ही दिन उससे मुलाकात हो गई। सही मायने में देखा जाए तो लिन वान एयर ने कभी मेरी जान बचाई थी। पिछले जन्म में मुझे इसी महिला की मदद मिली थी, जिसकी वजह से मैं जीवित रह पाया था। बाद में हमारे समुदाय को लाशों के झुंड ने तबाह कर दिया और उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा था। क्या तुम मुझे जानते हो? लिन वान एयर चौंक गई। बड़ी स्टार हो, भला मैं कैसे नहीं जानूंगा। अब लिन वान एयर की घबराहट थोड़ी कम हुई थी। अकेले आगे बढ़ना समय की बर्बादी है। संयोग से मुझे एक मददगार की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी? तुम्हें बस एक सरल काम करना होगा। कार्ड्स को अलग अलग श्रेणियों में बांटना और मैं तुम्हारी सुरक्षा और खाने पीने का ख्याल रखूंगा। अभी बाहर का माहौल जटिल है और वहाँ राक्षस हैं और ये आदमी स्पष्ट रूप से कुछ जानता है। उसके साथ रहना निश्चित रूप से सुरक्षित था। उसने बिना देर किए सिर हिलाकर हाँ कर दी। इसके तुरंत बाद लिन वान एयर ने माउंटेनियरिंग बैग खोला
और अंदर के कार्ड्स बाहर पलट दिए। मेरे बताए अनुसार उसने उन्हें वर्गीकृत करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद लिन वानेर ने पानी की एक बोतल हिलाते हुए खुद से कहा, अजीब है, ये पानी पीकर प्यास बिल्कुल नहीं बुझ रही। लिन वान एर ने एक वाटर कार्ड निकाला और उसे फाड़ा। उसके हाथ में सचमुच पानी की एक छोटी बोतल आ गई। सचमुच अद्भुत है, लिन वान एर ने प्रशंसा करते हुए कहा। फिर उसने एक ही बार में पानी पिया, अपना मुंह पोंछा और कार्डों को व्यवस्थित करना जारी रखा। दोपहर के 12 बजे के करीब मूल रूप से शांत सड़क पर अचानक मनुष्यों की एक टीम दिखाई दी, जिसके पीछे दर्जन भर युवक युवतियां थे और हर कोई हथियारों से लैस था। आसपास के ब्लड कॉर्प्स, रक्त शव ने इंसानी हलचल देखी और दहाड़ते हुए उनकी ओर झपट पड़े। हालांकि इस टीम की युद्ध क्षमता मामूली नहीं थी। दर्जनों ब्लड कॉर्प्स पास आने से पहले ही टुकड़ों में काट दिए गए। जैसे ही वहां ब्लड कॉर्प्स गिरे, खिड़की के पास तमाशा देख रही लिन वान एर खुद को रोक नहीं पाई और चिल्लाई, कितना अद्भुत है, हम यहाँ हैं। टीम होटल की लॉबी में आई। जो वेन ने काफी उत्साहित होकर परिचय दिया, लिन वान एर, मैं आपका प्रशंसक हूँ। सोचा नहीं था कि आप शिन सिटी की व्यावसायिक यात्रा पर होंगी। इस पर लिन वान एर ने शिष्टता से पूछा, नमस्ते, आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं? बेशक ब्लड कॉर्प्स को मारने और कार्ड लेने के लिए। उन ब्लड कॉर्प्स के शरीर में कार्ड होते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही और एक नीला स्किल कार्ड मिल गया तो जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। लिन मिस, क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगी? हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। चलो, मैंने डॉक्टर को वापस चलने का इशारा किया। जो वैन की भौहें तन गईं। ओ भाई रुको जरा, पता नहीं तुमने कल रात कुछ कार्ड हासिल किए या नहीं? कार्ड तो मेरे पास कुछ हैं। मैंने अपने कपड़ों से 1 दर्जन से अधिक सिल्वर कार्ड निकाले। उन्हें देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोचा नहीं था कि यह इतना अमीर शिकार होगा, इतने सारे। जो वैन ने थूक निकला और तुरंत उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में लालच भर गया। तुम्हारे अकेले के लिए इतने कार्ड किसी काम के नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इन्हें हमें दे दो, हम तुम्हारी तरफ से इनकी रक्षा करेंगे। मैंने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम अंदाजा लगाना चाहोगे कि क्यों? क्या क्यों? कि ये सिल्वर कार्ड मैंने अपने पास क्यों रखे हैं और खुद इस्तेमाल क्यों नहीं किए? तुम्हारा क्या मतलब है? जो वैन सीधा होकर खड़ा हो गया। मैंने अपनी मुट्ठी भींची। मतलब ये कि तुम सब मरने वाले हो। हा 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 हा, हम इतने सारे लोग हैं। जो वैन की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ और उसके तुरंत बाद उसने पूरी तरह होश खो दिया और जमीन पर गिर पड़ा। इस पल हर कोई दंग रह गया। इस युवक ने सिर्फ एक घूंसे से जो वैन का सिर चकनाचूर कर दिया था। जो वैन के पास सिल्वर टैलेंट था, फिर भी उसे जवाबी हमले का आधा मौका तक नहीं मिला। इसके तुरंत बाद मैंने एक गोल्ड कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। मेरे हाथ में तुरंत एक दुष्ट आभा वाली काली तलवार दिखाई दी। अब तुम्हारी बारी है, बस ये देखना है कि तलवार की धार कितनी तेज है। रुको, हमने तुम्हें परेशान नहीं किया, हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहते, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे, मर जाओ। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और काली तलवार लहराते हुए भीड़ में घुस गया। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। मेरे वार करने से लेकर सबको खत्म करने तक कुल 2 मिनट से भी कम समय लगा। इस वक्त लिन वानेर जमीन पर बिखरी रेशम के कीड़ों की लाशों को देख रही थी। वह खुद को रोक न सकी और घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से उल्टियां करने और रोने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने दिखने वाला यह सभ्य और शालीन दिखने वाला आदमी इतना क्रूर और निर्दयी हो सकता है। उल्टी करने के बाद लाशों की तलाशी लेना मत भूलना और कार्ड्स लेकर ऊपर मेरे पास आ जाना। इतना कहकर मैंने अपनी तलवार म्यान में डाली और बिना पीछे मुड़े ऊपर की ओर चल दिया। 10 मिनट बाद लिन वानियर दर्जनों कार्ड्स लेकर फिर से मेरे सामने आई। रोते हुए उसने माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी अपनी जुबान नहीं चलाऊंगी। मैं मुस्कुराया और माउंटेन बैग में रखे विभिन्न कार्ड्स की ओर इशारा किया। काम जारी रखो, अगर मैं तुमसे नाराज होता तो तुम्हें भी कब का काट चुका होता। आखिरकार कयामत, अपोकलिप्स अभी शुरू ही हुई है। बहुत कम लोग इतनी जल्दी खुद को ढाल पाते हैं। इसके बाद अगले कुछ घंटों में इंसानों की कई और टीमें वहां से गुजरी। पिछली घटना से सबक लेते हुए लिन वानेर ने समझदारी से अपना मुंह बंद रखना सीख लिया था। शाम के समय हवा अपने साथ दूर से खून के प्यासे दरिंदों की दहाड़ लेकर आई। अंधेरा होने वाला है, अब कुछ हरकत करने का समय आ गया है, मैंने खुद से कहा और 5 चांदी के कार्ड लिन वानेर की ओर उछाल दिए। ये क्या है? लिन वानेर उलझन में थी। मेरे साथ शिकार पर निकलने से पहले तुम इन 5 कार्ड्स का इस्तेमाल कर लो। लिन वांगर ने एक एक करके सिल्वर कार्ड पलटे। उसने पाया कि ये 5 कार्ड बिना किसी अपवाद के सहायक कौशल थे। लिन वांगर भले ही थोड़ी जिद्दी थी, लेकिन वह समझदार थी। तभी मैं कहूं कि तुम इतनी देर से सिल्वर कार्ड क्यों पलट रहे थे? उसने कहा, असल में तुम्हारा इरादा मुझे एक टूल पर्सन, सहायक बनाने का है। मैं हंसा। तुम समझती नहीं हो, टूल पर्सन होना ही सबसे अच्छा है। न केवल आप अपने आसपास के लोगों को भारी लाभ पहुंचा सकते हैं, बल्कि आपके पास खुद की सुरक्षा करने की भी एक निश्चित क्षमता
होती है। मान लो अगर तुम्हें किसी दूसरी टीम ने पकड़ भी लिया तो वे तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर तुम सच में टूल पर्सन नहीं बनना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए युद्ध कौशल का एक नया सेट ढूंढ दूंगा ताकि तुम ब्लड मास्टर के साथ आमने सामने की लड़ाई कर सको। लिन वांगर ने कौशल सीख लिया और बिस्तर पर करीने से रखे कार्डों को देखकर पूछा, लेकिन अगर हम बाहर जा रहे हैं तो इन कार्डों का क्या होगा? मैंने अपने हाथ में एक गोल्ड कार्ड हिलाया। बस सभी कार्डों को गाड़ी में शिफ्ट कर दो। इतना कहकर मैंने दर्जनों पर्वतारोहण बैग होटल के गेट पर स्थानांतरित कर दी। मैंने आरवी गोल्ड कार्ड को फाड़कर आगे फेंक दिया। एक तेज आवाज के साथ अचानक एक मध्यम आकार की आरवी फैंगचे प्रकट हुई। आरवी के अंदर की लाइटें दिन की तरह चमक रही थीं। लिन वांगर व्यवस्थित तरीके से कार्डों को वर्गीकृत करना जारी रख रही थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा मानना है कि हमारे पास पहले से ही इतने सारे कार्ड हैं कि वे 1 या 2 साल के लिए काफी होंगे। अब और जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। बस एक सुरक्षित जगह ढूंढना और छिपे रहना ही सबसे अच्छा रास्ता है। मैंने अपनी उंगलियां चटकाईं। अगर अंत तक छिपे रहे और संसाधन खत्म हो गए तो मौत निश्चित है। सर्वनाश अपोकलिप्स में लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आपको सक्रिय रूप से आपूर्ति खोजनी होगी और खुद को जितना संभव हो सके सशस्त्र करना होगा। क्या तुम जानती हो कि मैंने रात में ही बाहर निकलने का फैसला क्यों किया? लिन वांगर ने सिर हिलाया। रात में ब्लड मास्टर अधिक हिंसक होते हैं और उनसे गिरने वाले कार्डों की गुणवत्ता भी अधिक होती है और रात में एक नए तरह का मॉन्स्टर दिखाई देगा। नया मॉन्स्टर? वह क्या है? लिन वानेर को अचानक अपने सिर में जकड़न महसूस हुई। उसके दिल की गहराइयों में डर पैदा होने लगा। नाइट डेमन, गति तेज, शक्ति अधिक और रक्षा डिफेंस ऊंची। सिर्फ आंखों से देख नहीं सकता। बाकी सारे गुण लगभग अधिकतम मैक्स हैं। नाइट डेमन के बारे में मेरा विवरण सुनने के बाद लिन वानेर पूरी तरह सहम गई। जब नाइट डेमन इतना भयानक है तो हम उसे मुसीबत देने क्यों जा रहे हैं? ज्यादा जोखिम मतलब ज्यादा फायदा। नाइट डेमन कम से कम एक सिल्वर कार्ड तो गिराता ही है। किस्मत अच्छी रही तो गोल्ड कार्ड निकल सकता है, यहाँ तक कि लीजेंडरी कलरफुल कार्ड भी। लेकिन तुमने कहा था कि वह बहुत शक्तिशाली है। दशकों लोगों की हथियारों से लैस टीम भी उसे नहीं हरा पाती। नाइट डेमन बहुत शक्तिशाली है लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में तुम बस गाड़ी में छिपकर अपना ऑनरा चालू रखना। इस समय हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइटें टिमटिमा रही थीं। एक बड़े खाली मैदान में दर्जनों ब्लड कॉर्प्स, रक्त लाशें पागलपन की हद तक लाशों को कुतर रही थीं। लाशों के झुंड के बीच एक विशाल जीव लेटा हुआ था, अंदाजन 2-3 मीटर ऊंचा और वजन 500 पाउंड से अधिक। लिन वानेर ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गईं। वह कल्पना नहीं कर पा रही थी कि ऐसे राक्षस का सामना करते हुए इंसान क्या चुनाव करेगा। इसके तुरंत बाद मैंने गाड़ी की लाइटें बंद की, चाबी निकाली और एक हाथ में अपनी काली तलवार जान जिन लिए नीचे उतर गया। नाइट डेमन से निपटने के मेरे पास कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका स्टेर्न एसएसजी स्नाइपर राइफल से दूर से हेडशॉट मारना है, लेकिन मैं ये आजमाना चाहता हूं कि मेरी युद्ध शक्ति किस स्तर तक पहुंची है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब से मारने पर मिलने वाले इनाम दूर से मारने की तुलना में बहुत बेहतर होते हैं। ये पिछले जीवन के कड़े परीक्षणों से निकला परिणाम है। पीछा करते हुए जब दोनों पक्षों के बीच की दूरी अभी भी 20 मीटर थी, ब्लड कॉर्प्स ने इस बिन बुलाए मेहमान की गंध सूंघ ली। उन्होंने अपना स्वादिष्ट खाना छोड़ दिया और दहाड़ते हुए हमला करने के लिए दौड़ पड़े। मैंने शांति से अपनी तलवार से एक क्षैतिज वार किया। अगले वार में 5 और काट दिए गए। 20 से अधिक ब्लड कॉर्प्स मेरे कपड़ों के कोने को छुए बिना ही पेड़ों की तरह काट दिए गए। नाइट डेमन ने अपना धैर्य खोते हुए धीरे धीरे अपना शरीर मेरी ओर घुमाया। ब्लड कॉर्प्स की तुलना में उसके पास कुछ बुद्धिमानी थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि सामने वाला ये इंसान बहुत मजबूत है और सावधानी से निपटने की जरूरत है। मैंने काली तलवार से खून झटक दिया और पहला कदम आगे बढ़ाया। नाइट डेमन भी हिला। वह 7-8 मीटर ऊंची छलांग लगाकर मेरी ओर झपटा। 2 फीट लंबे नुकीले पंजे पागलों की तरह चलने लगे। मैंने फिसलते हुए खुद को नाइट डेमन के नीचे पहुंचा दिया। काली तलवार झान जिनको जोर से ऊपर की ओर घोंप दिया। बिना किसी संदेह के नाइट डेमन का शरीर आर पार छिद गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह मरा नहीं था, बल्कि जमीन पर पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था ताकि उठकर फिर से लड़ सके। मैं तुरंत आगे बढ़ा और आखिरी वार करके उसे खत्म कर दिया। जल्द ही इस छोटी सी लड़ाई की लूट सामने आई। 9 व्हाइट कार्ड, 4 ग्रीन कार्ड, 2 ब्लू कार्ड, 3 सिल्वर कार्ड। ये थोड़ा मामूली था। मैं बहुत असंतुष्ट था, लेकिन अभी सिर्फ 7 बजे हैं। ये रात अभी बहुत लंबी है। इसके बाद मैंने गाड़ी चलाई और आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक मैंने जोर से ब्रेक मारा। लिन वानेर को एहसास हुआ कि निश्चित रूप से कुछ हुआ है और वह तेजी से आगे आई। कार की खिड़की के माध्यम से उसने वह दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी। सामने 200 मीटर की दूरी पर 5-6 मीटर ऊंचा खून से लथपथ एक विशाल हृदय लगातार धड़क रहा था। हृदय के चारों ओर सैकड़ों रक्त पिशाच
ब्लड वेट, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटक रहे थे। लिन वान एर ने अपना मुंह ढंक लिया। उसकी आंखें डर और सदमे से भरी थीं। वह क्या है? प्रतिशोध का कोड। लिन वान एर एक पल के लिए ठिठक गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। तुम उस चीज से कैसे निपटने की योजना बना रहे हो? जल्दी क्या है? इस समय मैं ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और दूर से उस विशाल खूनी हृदय का अवलोकन करने लगा। मूल रूप से मेरी योजना पूर्व की ओर गाड़ी चलाने और बगल के हाईचेंग शहर में एक दोस्त को खोजने की थी। लेकिन योजनाएं हमेशा बदलावों के साथ नहीं चल पाती। चौराहे पर इस विशाल खूनी हृदय को देखकर, जो रूपांतरित होने ही वाला था, मैं स्वाभाविक रूप से इसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। यह जान लो कि रूपांतरण के बाद खूनी हृदय से मिलने वाली वस्तुओं की दर साधारण रक्त पिशाचों की तुलना में 10 गुना से भी अधिक होती है। हालांकि अब एकमात्र समस्या यह थी कि पता नहीं खूनी हृदय के रूपांतरण के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही कुछ घंटे बीत गए। वे सुस्त रक्त पिशाच अचानक कुछ महसूस करते हुए चौराहे के दाईं ओर चिल्लाते हुए दौड़ने लगे। अगले ही पल गोलियों की तड़तड़ाहट की एक श्रृंखला गूंजी। लाशों का झुंड फटे कपड़ों की तरह बिखरने लगा। मैंने अपना सैन्य दूरबीन निकाला और ध्यान से देखा। लेंस के ब्लाइंड स्पॉट में इंसानों का एक दस्ता दिखाई दिया। वे सभी नीली कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उनके हाथों में हथियार थे। तभी लिन वॉनेर ने धीमी आवाज में पूछा, क्या ब्लडी छीना जाने वाला है? मैंने दूरबीन नीचे रखी और सिर हिलाया। इतनी आसानी से नहीं। इंसानों के वर्तमान सुदृढ़ीकरण स्तर को देखते हुए एक उच्च स्तरीय ब्लडी को नुकसान पहुंचाना बहुत कठिन है, खासकर उसे जो ब्लैक हार्ट में बदलने ही वाला है। बिना सोचे समझे हमला करना उन्हें भारी पड़ेगा। इस समय चौराहे पर नेतृत्व कर रहा वांग फेंक नाम का व्यक्ति इस बात से अनजान था कि उसकी मौत करीब है। वह शान से अपनी राइफल कंधे पर टिकाए ब्लडी के सामने आया और चहकते हुए बोला, वाह, यह अब तक का सबसे बड़ा ब्लडी है जिसे मैंने देखा है। इसे खत्म करने से निश्चित रूप से बहुत सारे अच्छे कार्ड मिलेंगे। महिला टीम की सदस्य लियान ने याद दिलाया, वांग भाई, हमारे पास गोला बारूद कार्ड ज्यादा नहीं बचे हैं। क्या वाकई इसे इस ब्लडी पर बर्बाद करना है? गोलियां बचाकर इस्तेमाल करनी होंगी। हम इसका उपयोग करेंगे। इतना कहकर वांग फेंक ने अपनी जेब से 1 दर्जन से ज्यादा हरे कार्ड निकाले। कार्ड्स को देखकर सबकी आंखें चमक उठी। तभी लिन वानेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा, क्या वे मोलोटोव कॉकटेल से ब्लडी को जला पाएंगे? मैंने उत्तर दिया, साधारण ब्लडी के लिए बहुत सारे मोलोटोव कॉकटेल काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो बदलने वाले हों उनके लिए मोलोटोव तो क्या, डायनामाइट की ताकत भी कम पड़ जाएगी। ये लोग यहाँ अपनी जान गंवाएंगे। तभी वांग फेंक और उसके लोगों ने विशाल ब्लडी के चारों ओर लगभग 100 मोलोटोव कॉकटेल रख दिए। फिर वे कुछ दूर पीछे हटे और एक बोतल पर गोली चला दी। एक धमाके के साथ बोतल फट गई और आग का एक विशाल गोला बन गया, जिसने विशाल ब्लडी को अपनी चपेट में ले लिया। तभी एक सदस्य ने विशाल ब्लडी की ओर इशारा करते हुए कुछ अजीब देखा। वांग भाई देखो, आग का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, सिर्फ बाहरी परत जली है। वांग फेंक ने गौर से देखा। आग के बीच विशाल ब्लडी की केवल बाहरी परत ही जलकर काली हुई थी। इसके अलावा उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। यह चीज इतनी सख्त खाल वाली है। अगले ही पल लियान का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने अपने हाथ के उपकरण को देखते हुए चिल्लाकर कहा, बुरा हुआ, बहुत सारे ब्लड कॉर्प्स हैं, हम गिर गए हैं। जैसे ही उसने यह कहा, शांत चौराहे पर हजारों की संख्या में ब्लड कॉर्प्स उमड़ पड़े। वे लड़खड़ाते हुए 7 लोगों की ओर बढ़ने लगे। ब्लडी की चीख सुनकर ये लाशें किसी रक्षक सेना की तरह पागलपन में उनकी ओर झपट पड़ी। वांग फेंक के दल ने अपनी पीठ एक दूसरे से सटा ली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली चलाओ! गोलियों की बौछार ने लाशों को बिछाना शुरू कर दिया। तभी एक चीख गूंजी। एक पुरुष सदस्य को, जब वह मैगजीन बदल रहा था, एक लाश ने सिर से पकड़कर खींच लिया और देखते ही देखते उसे चीर डाला। बचे हुए 6 लोगों के चेहरे खौफ से भर गए। मेरे पीछे आओ, बाहर निकलना होगा। वांग फेंग ने दिशा चुनी और एक सिल्वर कार्ड फाड़ दिया। चांदी की चमक वाली समुराई तलवार लहराते हुए उसने लाशों के झुंड पर हमला किया, जिससे तुरंत 7-8 लाशें कट कर गिर गईं। इस तरह वांग फेंग के नेतृत्व में 6 लोगों की टीम ने लाशों के बीच से रास्ता बना लिया। ये सब देख रहे मुझे थोड़ा अजीब लगा। चौराहे पर 4 रास्ते हैं, तुम्हें जहां से निकलना था निकलो, लेकिन मेरी तरफ ही क्यों आ रहे हो? उन्हें शायद हम दिख गए हैं, लिन वानेर ने चिंता में कहा। मैंने बिना घबराए निर्देश दिया, कार्ड्स छुपा लो और मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार रहो। वांग फेंक और उसके साथियों ने भागते हुए हमारी मजबूत मोटर होम
आरवी देख ली और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। जल्दी दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। मैंने लिन वानेर से दरवाजा खुलवाया। जैसे ही वे 6 लोग हांफते हुए गाड़ी के अंदर घुसे, मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया। मोटर होम एक बुलडोजर की तरह आसपास की लाशों को कुचलते हुए विपरीत दिशा में निकल गई। हा 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 हा! वांग फेंक अपनी जान बचने की खुशी में जोर से हंसा। फिर उसने गाड़ी के अंदर की सजावट और घबराई हुई लिन वानेर को देखा और अचानक चौंकते हुए बोला, तुम लिन वानेर हो? लिन वानेर ठिठक गई। हाँ, सोचा नहीं था कि किसी जीवित सेलिब्रिटी से मुलाकात होगी। दोस्त, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें यह मोटर होम मिला। इसका ग्रेड कम से कम गोल्ड तो होगा ही। बहुत बढ़िया, हमें बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन जब मदद की है तो पूरी करो। क्यों ना ये गाड़ी भी हमें दे दो, तुम्हारे पास रहना इसका नुकसान है। लिन वानेर गुस्से में बोली, तुम लोग इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? वांग फेंक उपहास करते हुए बोला, दुनिया खत्म हो चुकी है। एहसान और दुश्मनी की बात करना बचपना है। तुमने हमें बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। नीचे उतरो। मैं मुस्कुराया, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुम तो काफी अच्छे इंसान निकले। वांग फेंक ठिठका, तुमने क्या कहा? जैसे ही उसने क्या कहा, एक सैन्य खंजर ने उसका गला रेत दिया। वांग फेंक की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। अगले ही पल मैंने वांग फेंक की बंदूक झपट ली और बड़ी फुर्ती से उसका सेफ्टी लॉक खोलकर फायरिंग कर दी। 10 सेकंड के भीतर गाड़ी में सन्नाटा छा गया। फिर मैंने तुरंत गाड़ी को वापस उसी स्थान पर मोड़ दिया जहां अब हजारों ब्लड कॉर्प्स का जमावड़ा था। मैंने एक ठंडी आह भरी, फिर से खर्चा करना पड़ेगा। आखिर इतने सारे ब्लड कॉर्प्स सिर्फ शारीरिक ताकत के दम पर बिना दर्जनों लोगों की टीम के इन्हें खत्म करना नामुमकिन है। मैंने पहले ड्रोन का इस्तेमाल करके उन लाशों पर पेट्रोल छिड़का, फिर ड्रोन के जरिए ही लाशों के झुंड के बीच रिमोट से मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम गिराए। जैसे ही बम फटा, नीचे का हिस्सा आग के दरिया में बदल गया। हजारों ब्लड कॉर्प्स देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गए। इसके बाद मैंने आरवी काफिला गाड़ी से सारी लाशें बाहर निकाली और उन्हें एक एक करके ब्लडी के पास फेंक दिया। लगभग 5 मिनट के इंतजार के बाद जमीन फाड़कर कई टेंटेकल्स स्पर्शक बाहर निकले और उन 6 लाशों और एक सिर में धंस गए। वे ब्लडी की जड़ें थीं। यह इंसानी मांस को सोख कर खुद को विकसित करने या रूपांतरित करने के लिए उपयोग करता है। 6 लाशों को सोखने के बाद विशाल ब्लडी अचानक थरथराया। उसके शरीर से एक अवर्णनीय और विचित्र आभा निकलने लगी। यह विकसित होने वाला है। मेरा दिल उत्साह से उछल रहा था, लेकिन चेहरे पर मैंने शांति बनाए रखी। तभी लिन वानेर ने उत्सुकता से पूछा, क्या विकसित होने के बाद यह और भी शक्तिशाली हो जाएगा? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, रूपांतरण के बाद ब्लडी निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली हो जाता है। फिलहाल कोई भी व्यक्ति अकेले ब्लैक हार्ट काला हृदय का मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान खुद को पूरा करने के लिए ब्लडी अपनी सारी ऊर्जा मुख्य हिस्से में खींच लेता है। दूसरे शब्दों में, इस समय यह सबसे कमजोर होता है। इसकी रक्षा क्षमता एक सामान्य ब्लडी से ज्यादा नहीं होती और इसे मारने का यह सबसे अच्छा मौका है। इसके तुरंत बाद मैं चाकू लेकर सीधे ब्लडी की ओर बढ़ा। काले चाकू ने उसके खोल को बड़ी आसानी से चीर दिया और ब्लडी का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह सामने आ गया। ऊपर से नीचे तक सैकड़ों अनियमित आकार के कैप्सूल जैसे अंग सजे हुए थे। मैं ब्लडी के अंदर गहराई तक गया और जल्द ही मुझे वह दिल मिल गया जो हवा में लटका हुआ था और धीरे धीरे रंग बदल रहा था। जैसे ही वह दिल पूरी तरह काला हुआ, मैंने झटके से चाकू चलाया और उस ब्लैक हार्ट बॉक्स को काट कर अलग कर दिया। फिर बिना पीछे मुड़े दौड़कर अपनी आरवी में लौट आया। गाड़ी के अंदर लिन वानेर का चेहरा उत्सुकता से भरा था। क्या यही ब्लैक हार्ट बॉक्स है? मैंने सिर हिलाया और ब्लैक हार्ट बॉक्स को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए एक गहरी सांस ली। यह ब्लैक हार्ट बॉक्स है, सर्वनाश के शुरुआती दौर का सबसे कीमती संसाधन। जैसे ही मैंने चाकू से वार किया, ब्लैक हार्ट बॉक्स राख के ढेर में बदलकर गायब हो गया और उसकी जगह ताश के पत्तों की एक गड्डी दिखाई दी जिसमें कुल मिलाकर 10 से ज्यादा कार्ड थे। मैंने अपने हाथ रगड़े और एक एक करके उन कार्डों को देखना शुरू किया। 2 रंगीन कार्डों कलर कार्ड्स के अलावा वहां 6 सुनहरे कार्ड गोल्ड कार्ड्स भी थे। उन 6 सुनहरे कार्डों में से खाने के कार्ड और बायोलॉजिस्ट कार्ड फिलहाल काम के नहीं थे, लेकिन बाकी 4 कार्ड निश्चित रूप से T0 लेवल की बेहतरीन प्रतिभाएं टैलेंट्स थीं। इसके बाद मैंने उनमें से एक रंगीन कार्ड पलटा। उसके विवरण को पढ़कर मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। टैलेंट उपयोगकर्ता को लिंग की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। कौशल युकी तकनीक हथियार संचालन कला। उपयोग की शर्त 8 नाड़ियों का खुला होना। यह निश्चित रूप से रंगीन
कार्डों में एक फैंटम स्तर की प्रतिभा थी, लेकिन शर्तें थोड़ी कठिन थीं, इसलिए मैं इसे अभी नहीं सीख सकता था। मैंने युकी तकनीक को संभाल कर रखा और दूसरा रंगीन कार्ड पलटा। कार्ड की सामग्री देखते ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सुरक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टिव रिस्टबैंड। जब तक बिजली है मरना नामुमकिन है। मैंने पिछले जन्म में किसी को इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टिव रिस्टबैंड का उपयोग करते देखा था। इसे चार्ज करने के लिए सिल्वर कार्ड बैटरी की आवश्यकता होती है। पूरी तरह चार्ज होने के बाद यह 3 घातक हमलों को रोक सकता है। मैंने तुरंत उस रिस्टबैंड को कार्ड से बाहर निकाला और अपनी कलाई पर पहन लिया। फिर अपनी टैक्टिकल वेस्ट से 3 सिल्वर बैटरी कार्ड निकाले। जैसे ही रिस्टबैंड पर 3 हरी ऊर्जा पट्टियां भर गईं, मुझे सुरक्षा का एक जबरदस्त एहसास हुआ। मैंने कुछ सोचा और अपनी हैंडगन लिन वानियर को थमा दी। मैंने अपने माथे के बीच में इशारा किया, गोली चलाओ। लिन वानियर हैरान रह गई। चिंता मत करो, मैं बस इसकी रक्षा क्षमता को परखना चाहता हूँ। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। गोली चलाओ। जब उसने देखा कि मैं इतना अडिग हूँ तो उसने अपने दांत भींचे और ट्रिगर दबा दिया। दाएं। जैसे ही गोली मेरे माथे के पास पहुंची, उसे एक सुरक्षा घेरे प्रोटेक्टिव फिल्म ने निगल लिया और वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। रिस्टबैंड की ऊर्जा पट्टी को देखा तो वह वास्तव में 1 पॉइंट कम हो गई थी। तभी मैंने देखा कि लिन वान एयर के चेहरे पर सिर्फ हैरानी ही नहीं बल्कि दर्द भी था। कारण पता चलने पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। पता चला कि हैंडगन का झटका रिकॉइल इतना तेज था कि उसकी कलाई ही उतर गई थी। वह सच में बहुत नाजुक थी। मैंने लिन वान एयर को सहारा देकर डाइनिंग एरिया में बिठाया और उसकी कलाई को वापस अपनी जगह बैठाने में मदद की। लगता है इस तरह के हथियार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें तीर कमान, बो एंड क्रॉसबो का इस्तेमाल करना चाहिए। लिन वान एयर ने धीरे से अपनी कलाई सहलाई। मैंने शूटिंग के दौरान कुछ समय के लिए मैकेनिकल बो, यांत्रिक धनुष का अभ्यास किया था। क्या हमारे पास वह है? बिल्कुल है और काफी सारे हैं। मैंने सिल्वर कार्ड निकाले। कुल 6 मैकेनिकल बो के सिल्वर कार्ड थे। उनकी कार्य क्षमता और शक्ति बिल्कुल एक जैसी थी, बस उनके रंग और कोटिंग अलग अलग थी। एकमात्र अंतर उनके रंग और लेयर्स का था। बिना किसी हैरानी के लिन वान एयर ने गुलाबी स्किन वाला मैकेनिकल धनुष चुना। रंग जितना गुलाबी, प्रहार उतना ही बेहतर। इसके तुरंत बाद मैंने पास के एक बिजली के खंभे की ओर इशारा किया। तुम उस बिजली के खंभे पर निशाना लगाओ, देखते हैं तुम्हारी ताकत। ठीक है। लिन वान एयर ने पूरी कुशलता के साथ अपना धनुष ताना और बाण चढ़ाया। एक सरसराहट की आवाज आई और तीर रोशनी की एक लकीर बनकर बिजली के खंभे से 3 मीटर दूर रखे कचरे के डिब्बे में जा लगा। गजब! मैंने अंगूठा दिखाकर उसकी तारीफ की। लिन वान एयर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने बहुत समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे एक बार फिर कोशिश करने दो। जल्दबाजी मत करो, पहले इन कार्ड्स का इस्तेमाल करो और फिर कोशिश करना। मैंने सुबह के छांटे हुए कुछ सिल्वर कार्ड्स लिन वान एयर को थमा। आर्चरी मास्टरी, टैलेंट, लॉन्ग रेंज शूटिंग और आई स्किल, शार्प शूटर। लिन वान एयर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ, आगे मिलने वाले राक्षस और भी खतरनाक होंगे। मुझे एक मददगार की जरूरत है। लिन वान एयर के गाल लाल हो गए। वह जानती थी कि पिछले 2 दिनों में उसने क्या किया है। सिर्फ 3 काम, कार्ड्स की छंटनी और फिर से कार्ड्स की छंटनी। लेकिन यह सोचकर कि अब वह कंधे से कंधा मिलाकर लेडी एच पाएगी, उसका मन खुशी से भर गया। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। सिल्वर कार्ड्स की शक्ति मिलने के बाद लिन वान एयर की सटीकता और तीरों की ताकत कई गुना बढ़ गई। स्थिर लक्ष्यों पर उसकी सटीकता 4% तक पहुंच गई और हिलते हुए लक्ष्यों पर भी 77% थी। अफसोस की बात थी कि आसपास के सभी ब्लड कॉर्प्स साफ हो चुके थे, वरना मैं इसका असली मुकाबला देखना चाहता था। उस दिन की बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए मैंने एक सिल्वर कार्ड सिचुआन फिश हॉट पॉट सेट फाड़ा। मेज बेहतरीन गोमांस, मटन और विभिन्न प्रकार की सब्जियों से भर गई। कुल मिलाकर 30 से अधिक व्यंजन थे। वाह, ये तो बहुत शानदार है। क्या इसे खाकर मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी? मैं अपना सिर हिलाए बिना न रह सका। क्या ये कोई कहने वाली बात है? बाकी लोग भूखे मरने की चिंता कर रहे हैं और तुम मोटा होने की चिंता कर रही हो। जब हम दोनों मजे से खाना खा रहे थे तभी आरवी का दरवाजा अचानक खटखटाया गया। मैंने डैश कैम में देखा। मुझे लगा था कि कोई ब्लड कॉर्प्स होगा, लेकिन बाहर एक मध्यम आयु वर्ग का जोड़ा खड़ा था। महिला की गोद में 3-4 साल का बच्चा था। महिला ने रोते हुए आवाज लगाई, कृपया हमारी मदद करें, हमने 2 दिनों से पानी नहीं पिया है, हमें थोड़ा पानी और खाना दे दीजिए। मैं थोड़ा हिचकिचाया और फिर दरवाजा खोला। वान एयर, कुछ वाटर कार्ड्स और फूड कार्ड्स ले आओ। लिन वान एयर ने फुर्ती से अलमारी से कार्ड्स निकाले और उस जोड़े को दे दिए। वे दोनों कृतज्ञता में मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया। रात असुरक्षित है, वापस जाओ। ये कहकर मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था। आपने हमें पानी और खाना दिया, हम बहुत खुश हैं, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का है। बाहर बहुत खतरा है,
क्या आप? मैंने दो टुक मना कर दिया। सोचना भी मत, अभी मेरा मूड अच्छा है, इसलिए चुपचाप चले जाओ। मैंने बिना किसी बहस के दरवाजा बंद कर दिया। लिन वानियर ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर फूल उगे हैं? उसने सिर हिलाया। नहीं, बस मैंने सोचा नहीं था कि तुम उन्हें कार्ड्स दोगे। मुझे लगा था तुम्हें लगा कि मैं उन्हें धोखा देकर गाड़ी में बुलाऊंगा और मार डालूंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। उसने मुंह बनाया। सिर्फ वही लोग इस कयामत में बच पाएंगे जो लड़ना जानते हैं। वह 3 लोगों का परिवार दूसरे चरण तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए मैंने उन्हें इंसान नहीं बल्कि सड्डे छक के आवारा कुत्ते बिल्ली की तरह समझा। इत्तेफाक से मेरे पास फालतू सामान था तो थोड़ा देने में कोई हर्ज नहीं था। खाना पीना खत्म करने के बाद मैंने मिलिट्री दूरबीन से आसमान के राक्षसों को देखा। जल्द ही कार्ड्स की दूसरी बारिश होने वाली थी। मैंने तय किया कि आज रात कोई अभियान नहीं होगा, बस आराम करेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे, जैसा मैंने सोचा था, कार्ड्स की बारिश शुरू हुई। हालांकि यह पहले दिन की तुलना में छोटी थी, लेकिन इसने बचे हुए लोगों को जीने की उम्मीद दी। आसपास के कई निवासी खुशी से कार्ड्स बटोरने के लिए बाहर निकल आए। बारिश 1 घंटे से भी कम समय में रुक गई। बाहर से कार्ड्स इकट्ठा करने का मेरा प्रयास ज्यादा सफल नहीं रहा। कुछ रिसोर्स गोल्ड कार्ड्स के अलावा बाकी सब ब्लू और ग्रीन कार्ड्स थे। इसीलिए मैंने सोचा कि आवासीय इलाके रेजिडेंशियल एरिया में जाकर देखा जाए कि क्या किसी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले कार्ड्स का सौदा हो सकता है। इन निवासियों के लिए खाना पीना सबसे जरूरी था। मैंने खाने और पानी से भरा एक बैग अपनी पीठ पर लादा। गाड़ी में ही रहना, कोई भी दरवाजा खटखटाए मत खोलना, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कुछ हो तो मुझे फोन करना। लिन वानियर ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम अपना ख्याल रखना। मैंने नीचे उतरकर एक गोल्ड कार्ड फाड़ा और उसे सामने की खाली जमीन पर फेंक दिया। तुरंत वहां एक लाल घोस्ट फायर मोटरसाइकिल प्रकट हुई। आरवी के अलावा यह मेरा दूसरा गोल्ड कार्ड वाहन था। सब तैयार था। मैं मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और आगे बढ़ गया। जब मैं आवासीय परिसर के बगीचे में पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। एक साया भी नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं और इस वक्त दर्जनों आंखें मुझे देख रही हैं। मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ आपसे सौदा करने आया हूँ। मेरे पास खाने और पानी के भारी मात्रा में व्हाइट कार्ड्स हैं। मैं इन्हें आपके उन ब्लू और ग्रीन कार्ड्स से बदलना चाहता हूँ जो खाने से संबंधित नहीं है। अगर आपके पास सिल्वर या गोल्ड कार्ड हैं तो मैं और भी बेहतर दर देने को तैयार हूँ। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं यहाँ बस थोड़ी देर के लिए हूँ। मेरी आवाज लगाने के कुछ ही देर बाद गलियारे से कोई बड़ी सावधानी से बाहर निकल कर आया। जल्द ही मैंने 1000 से ज्यादा रिसोर्स व्हाइट कार्ड्स को 300 से ज्यादा कम उपयोगी ब्लू और ग्रीन कार्ड्स में बदल लिया। जब मुझे लगा कि कार्ड्स लगभग बदल चुके हैं तो मैंने जाने की तैयारी की। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, कलर कार्ड कैसे बदलोगे? अगले ही पल मैं सुन्न रह गया। मुड़कर देखा तो वह वही आदमी था जिसने कल रात मुझसे खाना मांगा था, वांग गुई। मैंने खुद को संभाला और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारे पास कलर कार्ड है? कार्ड का नाम क्या है? वांग गुई ने धीरे से कहा, स्ट्रेंथ रूम, स्पेस रिंग, प्राइवेट। मेरे मुंह से ठंडी आह निकली। स्पेस रिंग, ये पूरी तरह से एक सामरिक स्तर का उपकरण है। क्या तुम मेरी गाड़ी पर चलकर बात करना चाहोगे? मुझे लगा था कि वांग गुई मना कर देगा, लेकिन उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और मेरी गाड़ी पर बैठ गया। अगले ही पल वांग गुई किसी भूत की तरह अजीब आवाज में बोला, मैंने कार्ड छिपा दिया है, मुझे मारकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा ठिठका, फिर हंसकर बात टाल दी। आरवी के अंदर मैंने लिन वानियर से वांग गुई को कॉफी देने को कहा और उसके लिए करी बीफ राइस का एक कटोरा तैयार करवाया। वांग गुई ने मना नहीं किया और सिर झुकाकर भूखों की तरह खाना खाने लगा। मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। जब तक वांग गुई ने खाना खत्म नहीं कर लिया तब तक मैं चुप रहा। फिर मैंने बात शुरू की, अब हम सौदे के बारे में बात कर सकते हैं। तुम बदले में क्या चाहते हो? वांग गुई ने अपनी आंखें पोंछी। मुझे कार्ड नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए 3 लोगों को मार दो। मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। क्या बात है? वांग गुई की आंखों में सूनापन था। मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी भी मर गई। लिन वानियर ने हैरान होकर कहा, मर गए? कल रात तो सब ठीक था, ये कैसे हुआ? मेरी पत्नी और बेटे की मौत के जिम्मेदार हूँ दाजुन वांग जिचेंग और जो यू हैं। उन्होंने बारी बारी से मेरी पत्नी का अपमान किया और मेरे बेटे का गला घोंट दिया। अगले ही पल वांग गुई अचानक उत्तेजित हो गया। पागलों की तरह मेज पर मुक्का मारते हुए वह चिल्लाया, मैं उन्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। बस वे मर जाएं तो यह कलर कार्ड तुम्हारा है। मार दो उन्हें, मेरे लिए मार दो। मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। मैंने उस आदमी को देखा जो गहरे दुख में डूबा था। कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने कहा, मैं तुम्हें एक अतिरिक्त शर्त देता हूँ। तुम चुन सकते हो कि वे कैसे मरेंगे। अगर हालात ठीक रहे तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से बदला लेने का मौका दूंगा। इसके बाद मैंने अपनी कलाई घड़ी पर समय देखा, अपनी काली तलवार झांझिन उठाई और खड़ा हो गया। मेरे साथ आओ। 5 मिनट बाद मैं वांग गुई को लेकर वापस उसी रिहायशी इलाके में पहुंच गया। अभी मैंने वांग गुई से उन 3 लोगों के रहने की जगह बताने के लिए कहा ही था, तभी वांग गुई ने अचानक कांपते हुए मेरा हाथ खींचा। वे
वही हैं। मैंने उस तरफ देखा। सामने से 3 युवक आ रहे थे। तभी हु दाजुन, जिसके चेहरे पर खून के छींटे थे, बोला, गुइगे वापस आ गए? तुम लोगों ने ही मेरी पत्नी और बेटे को मारा है, इनकार मत करना, किसी ने देखा है। वांग गुई अपनी आंखों में खून उतार कर चिल्लाया। हु दाजुन ने हंसते हुए कहा, किसने कहा कि मैं इनकार कर रहा हूँ? हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तभी वांग जीचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सच तो ये है, तुम्हारी बीवी वाकई कमाल थी, बहुत सॉफ्ट थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब हम उसके साथ खेल रहे थे तो वह कितनी सहयोगात्मक थी। वह वाकई रूह को सुकून देने वाला अनुभव था। मैं तुम सबको मार डालूंगा। वांग गुई पागलों की तरह आगे झपटा। मैंने बिना किसी भाव के उसे पकड़ लिया। तुम उसे बदला दिलाने लाए हो ना? हु दाजुन की आंखों में चुनौती थी। वह सीधे मुझे घूर रहा था। तभी उसके पीछे खड़े लोगों ने जानबूझकर अपनी कमर में फंसी पिस्तौलें दिखाई थी। अगले ही पल हु दाजुन ने तेजी से बंदूक निकाली। मर जा साले। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, मैं तैयार था और मेरी एक गोली ने उसका हाथ उड़ा दिया। मेरा हाथ! हु दाजुन चिल्लाते हुए गिर पड़ा। वांग जीचेंग और जो युन ने यह देखकर मुझ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां जैसे ही मेरे शरीर से टकराईं, वे गायब हो गईं। मुझे खरोंच तक नहीं आई। मैंने उन्हें सोचने या दोबारा हमला करने का समय नहीं दिया और जवाबी फायरिंग की। 2 गोलियों के बाद वांग जीचेंग और जो युन दोनों के बंदूक पकड़े हुए हाथ टूट गए। क्यों? मैंने तो उसे गोली मारी थी, उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? इसके तुरंत बाद मैंने वांग गुई के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक हरे रंग का नाइफ काट दिया। तुम अपने हाथों से अपनी पत्नी और बच्चे का बदला ले सकते हो, तुम्हारी शर्त पूरी हुई। मेरी चीज कहाँ है? पहली मंजिल के सीवर पाइप के पीछे। यह कहकर वांग गुई चाकू थामे उन तीनों की ओर बढ़ने लगा जो पीछे की ओर रेंग रहे थे। हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, हमारे पास बहुत सारे कार्ड हैं, सब ले लो, मुझे मत मारो, रहम करो। मैंने उस दृश्य से नजरें हटा ली। मेरा काम हो चुका था। जीने और मरने का फैसला वांग गुई के हाथ में था। अब मैं बस जल्दी से वह स्पेस रिंग हासिल करना चाहता था। वाकई पहली मंजिल के गलियारे के अंत में सीवर पाइप के पीछे वह धूल और कचरे के नीचे छिपी थी। मैंने कार्ड को फाड़ दिया और अंगूठी अपनी उंगली पर पहन ली। उसके अंदर वास्तव में एक चौकोर स्थान दिखाई दिया। 10 घन मीटर दिखने में बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत सारी चीजें समा सकती थीं। जिस क्षण मुझे स्पेस रिंग के अस्तित्व के बारे में पता चला, मैंने पहले ही सोच लिया था कि इसका उपयोग कैसे करना है, लाशों को भरने के लिए। इसके बाद जब मैं यूनिट बिल्डिंग से बाहर निकला तो मेरी नजर चारों ओर गई। इस समय वांग गुई खून से लथपथ था। वह खून के घेरे में बैठा हुआ कभी रो रहा था तो कभी हंस रहा था। इस घड़ी में कोई भी सांत्वना फीकी लग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास से गुजर गया। कुछ घंटों बाद फिर से बारिश होने लगी। नहीं, ये खून की बारिश थी। लिन वानेर की चीख ने ड्राइवर की सीट पर आंखें बंद करके आराम कर रहे मुझे जगा दिया। मैंने कार की खिड़की से बाहर देखा। अनगिनत छोटे बड़े खून के धब्बे बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। उनकी संख्या पहली खून की बारिश की तुलना में कम नहीं बल्कि ज्यादा थी। चलो अपनी तलवारबाजी का परीक्षण करो। इसके तुरंत बाद मैं लिन वानेर को कार की छत पर ले गया। क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? अगर डर नहीं लग रहा तो तुम कांप क्यों रही हो? मुझे डर नहीं लग रहा, लिन वानेर ने कहा। मैं बस बहुत उत्साहित हूँ। पहले मैं केवल तुम्हें राक्षसों को मारते हुए देख सकती थी, अब आखिरकार मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती हूँ। मेरा प्रदर्शन देखो। बात करते करते लिन वानेर ने धनुष ताना और बाण चलाया। तलवार तेजी से निकली और बिना चूके एक रक्त लाश के सिर के आर पार हो गई। उसकी हरकतें पानी की तरह सहज और सटीक थीं। बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। मैंने अंगूठा दिखाकर उसकी तारीफ की। इसके बाद शाम के समय चौराहे पर खड़ी आरवी के अंदर, नीचे आओ और थोड़ी देर आराम करो। आसपास अब कोई रक्त लाश नहीं होनी चाहिए। मैंने लिन वानेर को कार की छत से नीचे आने के लिए कहा। महज 2 घंटों में मैंने पाया कि लिन वानेर के अंदर जबरदस्त युद्ध प्रतिभा और सीखने की क्षमता है। शुरुआत की घबराहट से लेकर बाद में लगातार रक्त लाशों के सिर उड़ाने तक उसके कौशल में सुधार की गति अद्भुत थी। मैंने 61 रक्त लाशों को मार गिराया। लिन वानेर खुशी से चेहरे के साथ आरवी में कूदी और मुझे अपनी उपलब्धि बताई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शानदार, कपड़े बदलो, नहा लो और फिर खाना खाते हैं। नहाने के बाद लिन वानेर ने एक साफ सफेद शर्ट पहनी। अपने बाल सुखाते हुए उसने पूछा, क्या हम आज रात यहाँ से निकल रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। अंधेरे का फायदा उठाकर रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी खून की बारिश रुकी है। अब शहर के हर कोने में भारी संख्या में रक्त लाशें होंगी। यह संसाधन इकट्ठा करने का सबसे अच्छा समय है। तभी दरवाजे के बाहर से वांग गुई की आवाज आई, किनलांग, क्या तुम अंदर हो? मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने नहीं सोचा था कि यह आदमी जीवित बच पाएगा। मैंने कार का दरवाजा खोला और वांग गुई
को अंदर आने दिया। ये लड़का कौन है? कयामत से पहले उसकी माँ काम के सिलसिले में बाहर गई थी और उससे संपर्क नहीं हो पाया। उसके पिता को कुछ समय पहले एक राक्षस ने मार डाला था। वांग गुई ने बड़े दर्द के साथ आगे कहा, ऐसे एक ब्लड वेट ने काट लिया है। क्या तुम्हारे पास इसे बचाने का कोई तरीका है? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस समय वांग गुई की हिम्मत कुछ घंटे पहले की तुलना में काफी बेहतर थी। जाहिर है उसे इस छोटे लड़के में जीने का एक नया सहारा मिल गया था। लेकिन सिल्वर कार्ड सीरम जैसी चीज बहुत कीमती थी। मेरे पास भी केवल 1 दर्जन के करीब थे। मेरे पास कार्ड हैं, मैं तुम्हारे साथ अदला बदली कर सकता हूँ। वांग गुई ने अपनी जेब से बेतरतीब ढंग से नीले और हरे कार्डों का ढेर निकाला। अगर ये काफी नहीं है तो मैं और ले आऊंगा, बस मुझे थोड़ा समय दो, पहले इसे बचा लो। मैंने थोड़ा सोचा और वांग गुई के कार्ड ले लिए। अपने पास से एक सिल्वर कार्ड सीरम निकाला। लड़के को सीरम लगाने के बाद मैंने उत्सुकता से पूछा, तुम लोगों ने ब्लड वेट को कैसे रोका? पड़ोस में अभी कितने लोग बचे हैं? तभी वांग गुई ने एक आह भरी। मैंने सुझाव दिया कि हम सब मिलकर इमारत के अंदर रहकर रक्षा करें, वरना आज नहीं तो कल मरना तय है। सौभाग्य से वे मेरी बात मान गए, लेकिन अफसोस कि हमारी ताकत बहुत कम थी। हमने एक दिन बलिदान कर दिया। काफी मशक्कत के बाद वे खून के धब्बे साफ कर पाए। मुश्किल से 30 या 40 लोग ही बचे होंगे। सब युवा थे, लड़ने और कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले। मेरी बात सुनकर वांग गुई पहले तो ठिठका, फिर जैसे उसे कुछ एहसास हुआ और उसके चेहरे पर उत्तेजना छा गई। हाँ, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले सभी युवा हैं। वे बहुत बहादुर हैं। कुछ ने तो अपनी प्रतिभा को भी निखारा है। क्या आप? मैं हल्का सा मुस्कुराया। अभी इतने उत्साहित मत हो, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। वांग गुई के चेहरे पर तुरंत निराशा छा गई। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ, रात सुरक्षित नहीं है। इसके बाद मैंने आरवी स्टार्ट की और वांग गुई और छोटे लड़के को उनके समुदाय तक पहुंचाया। मैं पहले वांग भाई के साथ अंदर जाकर आता हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। मैंने आवाज दी और वांग गुई के पीछे पीछे गाड़ी से नीचे उतर गया। सुरक्षा कक्ष में मौजूद युवाओं ने जब वांग गुई को मेरे साथ वापस आते देखा तो वे उत्साहित हो उठे। बड़े भाई, क्या आप हमारी मदद करने आए हैं? बोलने वाले युवक को मैं पहचानता था। ये वही था जिसने दोपहर में सबसे पहले मेरे साथ कार्ड बदले थे। उसकी प्रेमिका थर थर कांपती हुई उसके पीछे खड़ी थी। दोनों के शरीर पर गंदगी और खून के निशान थे। उनसे काफी दुर्गंध आ रही थी। इसमें उनकी गलती नहीं थी। संसाधन कार्डों की इतनी कमी में जिसके पास भी पानी का कार्ड होता वह उसे पीने के लिए बचा कर रखता। नहाने जैसी विलासिता के लिए उसे इस्तेमाल करने वाले बहुत कम लोग थे। तभी मेरी नजर चारों ओर घूमी और मैंने एक ठंडी आह भरी। मैं बस देखने आया हूँ। वांग गुई ने झूठ नहीं बोला था। आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे। मैंने यूं ही पूछा, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाला हूँ, आगे का तुम लोगों का क्या इरादा है? वांग गुई ने घबरा कर पूछा, मिस्टर किन, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप हमें अपने साथ ले जा सकते हैं? हम यहाँ रहे तो देर सवेर राक्षसों के हाथों मारे जाएंगे। सिर्फ आपके साथ ही हमें जीने की कोई राह मिल सकती है। बड़े भाई, हमें अपने साथ ले चलिए कृपया, हम मरना नहीं चाहते। युवा जोड़े ने रोते हुए घुटने टेक दिए। जब किसी एक ने शुरुआत की तो बाकी लोग भी वही करने लगे। सब उठो और बात करो। सबको खड़ा करते हुए मैंने हाथ हिलाया। अगर तुम मेरे साथ चलकर जीने की राह ढूंढना चाहते हो तो ये मुमकिन है, लेकिन हमें 3 नियमों को मानना होगा। मुझे कड़वी बातें पहले ही कह देना पसंद है। इसके तुरंत बाद रात गहरी हो गई। तबाही से भरी सड़क के अंत में एक आरवी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। आरवी के पीछे एक टोली चल रही थी जिसमें कुल मिलाकर 30 से अधिक लोग थे। वे अंधेरे में खामोशी से गाड़ी का पीछा कर रहे थे। आज रात इस काफिले की किस्मत बहुत अच्छी थी और बहुत बुरी भी। अच्छी बात यह थी कि उन्हें ब्लड कॉर्प्स का जो सबसे बड़ा झुंड मिला उसमें केवल 20 से अधिक जीव थे। बुरी बात यह थी कि उन्हें जो सबसे बड़ा झुंड मिला उसमें केवल 20 से अधिक ही जीव थे। अंत में आरवी एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने रुक गई। वांग गुई, कुछ लोगों को लेकर मॉल के अंदर जाकर देखो, अगर कोई खतरा दिखे तो पीछे हट जाना। वांग गुई ने जल्दी से 5 नौजवानों को बुलाया और सावधानी से मॉल की ओर चल पड़ा। नियम नंबर 1, बिना किसी शर्त के मेरे आदेशों का पालन करना। कुछ मिनटों बाद वांग गुई खुशी से दौड़ता हुआ बाहर आया और बताया कि मॉल की पहली मंजिल सुरक्षित है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे पहले शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया था। आज यहीं आराम करेंगे। तुम सारी कार्ड्स इकट्ठा कर लो। नियम नंबर 2, सभी कार्ड्स जमा करने होंगे और अंत में उनका वितरण मैं करूंगा। जो कोई भी कार्ड्स छिपाएगा उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। सब इकट्ठा कर लिए हैं, ये रहे। वांग गुई ने कार्ड्स का एक बड़ा ढेर मेरे हाथों में थमा दिया। हालांकि 99% कार्ड सफेद और हरे थे और नीले कार्ड बहुत कम थे, फिर भी उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैंने नहीं सोचा था कि रास्ते भर के शिकार से इतनी बड़ी उपलब्धि होगी। ये सामान ले जाकर सबको बांट दो और ये कपड़े और हथियार भी। उन्हें कहो कि समय निकाल कर नहा लें
और कपड़े बदलने। मैंने पहले से तैयार किए गए कार्ड्स वांग गुई को दिए। उनमें जरूरत का सारा सामान था, खाने पीने से लेकर इस्तेमाल की हर चीज, यहाँ तक कि शॉवर जेल और शैम्पू भी। जब वांग गुई ने ये कार्ड्स मॉल में ले जाकर दूसरों को दिए तो लोग भावनाओं से भर गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। खास तौर पर टीम की कुछ महिलाएं, जब उन्होंने सैनिटरी टैम्पोन और नए कपड़े देखे तो वे खुशी के मारे लगभग घुटनों पर बैठ गईं। बाद में जब उन्होंने रात का खाना खाया, नहाया, नए कपड़े पहने और नरम बिस्तरों पर लेटी तो रात भर के सफर की थकान पल भर में गायब हो गई। सब कुछ सार्थक था। अब उन्हें रात में डरने की जरूरत नहीं थी, वे सुरक्षित थीं। इस समय मैं बिस्तर पर लेटा आंखें मूंद कर आराम कर रहा था। मैंने उनसे साफ कह दिया था कि सामान्य परिस्थितियों में मैं उनकी सुरक्षा करूंगा, लेकिन अगर खतरा ऐसा हुआ जिसे मैं भी नहीं रोक सकता तो मैं बिना झिझक उन्हें छोड़ दूंगा। अगर वे इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं उन्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह 10 बजे 5 घंटे के आराम के बाद सभी की शारीरिक स्थिति और मनोबल पूरी तरह से बहाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे यह समूह एक ही रात में पूरी तरह बदल गया हो। तभी वांग गुई दौड़ता हुआ आया और पूछा, बॉस, हम तैयार हैं, हमें कब निकलना है? इसके बाद मैं आरवी से नीचे उतरा, अंगड़ाई ली और 7 चांदी के मैकेनिकल वर्कर कार्ड्स निकाले। ये 7 कार्ड टीम की महिलाओं को दे दो और उनसे कहो कि अच्छे से अभ्यास करें। वांग गुई ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में चमक थी। इतने सारे सिल्वर कार्ड्स बॉस, इस बार आपने वाकई बहुत बड़ा निवेश किया है। बिना निवेश के फल कहाँ मिलता है। फिर मैंने चांदी नीले कार्डों का एक और ढेर निकाला और वांग गुई को थमा दिया। यहाँ दंगारोधी ढालें और पुलिस ग्रेड की इलेक्ट्रिक छड़ें और तलवारें हैं। इन्हें टीम के उन पुरुषों को दे दो जो शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं। उनसे कहो कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। अगर किसी ने मेरा सामान लेकर काम चोरी करने की हिम्मत की तो मुझे बुरा बनने के लिए मजबूर न करे। वांग गुई ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। बॉस, आप निश्चिंत रहें, अगर किसी ने काम चोरी की तो मैं उसे सबसे पहले नहीं छोड़ूंगा। जरूरी बातें बताने के बाद मैंने अपनी बात का लहजा बदला। छोटा बाव कैसा है? वांग गुई के चेहरे पर तुरंत ममता के भाव आ गए। बॉस, आपकी उस विशेष दवा की बदौलत छोटा बाव अब बहुत बेहतर है। वह पूरी रात सोया। आज सुबह जब वह उठा तो चिल्ला रहा था कि उसे भूख लगी है। बच्चा बढ़ रहा है। ये 10 ग्रीन कार्ड तुम्हारे लिए हैं। ये दूध के डिब्बे और ब्रेड मेरी तरफ से तुम्हारे लिए निजी उपहार हैं। मैं खुद भी इनका इस्तेमाल करने में कतराता हूँ। वांग गुई कृतज्ञता से भर गया और उसकी आंखें भर आईं। बॉस, आपके इस बड़े उपकार के लिए शब्द नहीं है। जाओ, अपना काम करो। वांग गुई को जाते हुए देखकर मैंने आह भरी। इतना बड़ा परिवार होने पर भी इस तरह की फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा सिल्वर कार्ड बचे हैं। इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। पूरे दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं चादर तान कर सो गया। शाम को जब अंधेरा होने लगा तो मैंने वांग गुई और अन्य लोगों को निकलने के लिए कहा। पिछली रात के अनुभव के कारण समुदाय के ये निवासी अब अंधेरे से उतने डरे हुए नहीं थे। रास्ते में जब भी रक्त शव, ब्लड कॉर्प्स मिलते तो कई बार लिन वानेर को हाथ भी नहीं उठाना पड़ता था। वे लोग बहुत तालमेल के साथ आगे बढ़ते और उन्हें घेर कर मार देते। काफिला 3 घंटे से अधिक समय तक उत्तर की ओर बढ़ता रहा। जब वे हाईवे सेक्शन में प्रवेश करने वाले थे, लिन वानेर ने आसमान में एक बिजली की तरह गुजरती काली परछाई को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये कोई मतिभ्रम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आसमान में कुछ उड़ रहा है? लिन वानेर ने अपनी पलकें मलीं और अनिश्चितता के साथ कार के अंदर वापस झुकते हुए पूछा, क्या रक्त शव उड़ सकते हैं? मैंने अचानक ब्रेक मारा, जिससे लिन वानेर लगभग गिरते गिरते बची। तुमने क्या देखा? मुझे पक्का नहीं पता कि वह क्या था, लेकिन अगर वह चमगादड़ था तो वह इतना बड़ा नहीं हो सकता था। लिन वानेर ने उस जीव का वर्णन किया जिसे उसने देखा था। मेरे सिर में अचानक झुनझुनी होने लगी। विदेशी राक्षस। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और विदेशी राक्षस दिखाई देने लगे। विदेशी राक्षस डरावने नहीं होते। डरावनी बात यह है कि जहाँ विदेशी राक्षस होते हैं वहाँ पास में ब्लैक ब्लड स्टार जरूर होता है। विदेशी राक्षस ब्लैक ब्लड स्टार के संतरी होते हैं। कोई गड़बड़ी है, वापस मुड़ो। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और वांग गुई को सूचित किया। वांग गुई ने लापरवाही नहीं बरती और तुरंत हाथ हिलाकर सबको गाड़ी मोड़ने का इशारा किया। दूर से एक तीखी चीख और दहाड़ सुनाई दी। वह साफ तौर पर ब्लड स्टार की आवाज थी। नरक में स्वागत है। पकड़े गए। मैंने अपनी राइफल कार्ड निकाली और कार की छत पर जाकर मजबूती से खड़ा हो गया। नाइट विजन की शक्ति होने के कारण मुझ पर इस धुंधले वातावरण का कोई असर नहीं पड़ रहा था। जैसे ही मैंने सिर उठाया, मैंने आसमान में 7-8 विदेशी राक्षसों को उड़ते देखा। इस तरह के राक्षसों का सबसे बड़ा गुण उनकी तेज उड़ने की गति है, जबकि उनकी रक्षा और हमले
की क्षमता औसत होती है। मौत ढूंढ रहे हो? मैंने सीधे शार्प शूटर मोड चालू किया और लगातार ट्रिगर दबाकर निशाना साधा। एक के बाद एक कई शॉट लगे। 7 विदेशी राक्षसों को बिना किसी अपवाद के सिर में गोली लगी और वे पास के गेहूं के खेत में गिर पड़े। बॉस क्या हुआ? वांग गुई का चेहरा तनावपूर्ण था। सब लोग तैयार हो जाओ, युद्ध शुरू होने वाला है। मैंने राइफल, कुछ गोलियां और मोलोटोव कॉकटेल वांग गुई की ओर फेंक दिए। अपने लोगों की रक्षा करो। समझ गया बॉस। वांग गुई ने छोटे बाव का सिर थपथपाया। छोटा लड़का डरते हुए बोला, अंकल मुझे डर लग रहा है। वांग गुई का चेहरा कोमलता से भर गया। डरो मत, अंकल यहाँ है। अंकल तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। तूफान आने से पहले मौत जैसी खामोशी थी। आ गए। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। सड़क के अंत में रक्त पिशाचों का एक विशाल झुंड दिखाई दिया, इतने घने कि उनकी गिनती करना असंभव था। वे अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते आगे बढ़ रहे थे। उन रक्त पिशाचों के बीच कई नाइट डेमन्स भी थे जो उनके नायकों की तरह लग रहे थे। नाइट डेमन्स बिना किसी हड़बड़ाहट के शांति से झुंड के पीछे चल रहे थे। इन्हें कैसे मारेंगे? वांग गुई ने मिलिट्री दूरबीन से सामने का नजारा देखा और गाली दी बिना नहीं रह सका। लेकिन जब उसने गाड़ी की छत पर मुझे बिना किसी डर के खड़े देखा तो उसका मन शांत हो गया। वांग गुई ने जोर से अपने होंठ चाटे। आओ आओ, सबको भून डालूंगा। तभी एक चीख गूंजी। दल के एक 40-50 साल के व्यक्ति पर एक नाइट डेमन ने अचानक हमला कर दिया और उसका सिर उड़ा दिया। वे सब केवल सामने देख रहे थे और आसमान को नजरअंदाज कर दिया था। आसमान में 1 दर्जन से अधिक नाइट डेमन घात लगाए बैठे थे। मारो! वांग गुई चिल्लाया और अपनी बंदूक तान दी। दल की महिलाएं जो मैकेनिकल धनुषों से लैस थीं, उन्होंने भी आसमान में उन काले नाइट डेमन्स पर निशाना साधा। नाइट डेमन्स की गति बिजली जैसी तेज थी। वांग गुई ने गोलियों की पूरी मैगजीन खाली कर दी, तब जाकर कहीं एक को नीचे गिरा पाया। पीछे का मोर्चा कमजोर पड़ता देख मैंने तुरंत लिन वानेर को वांग गुई की मदद करने का आदेश दिया। सामने का मोर्चा मुझ पर छोड़ दो। इसके तुरंत बाद मैंने ऊपर से ट्रिगर दबाया। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगीं। सामने की कतार के रक्त पिशाच पल भर में ढेर हो गए। हालांकि उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि केवल एक राइफल उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने स्पेस रिंग से हथगोले और विस्फोटक निकाले और उन्हें झुंड की ओर फेंक दिया। धमाकों की आवाज ने आसमान हिला दिया। आग की लपटों के बीच, घने झुंड के बीच खून से सनी खाली जगहें बन गई। ये देखकर वांग गुई की आंखों में चमक आ गई और उसने मन ही मन कहा, बॉस वाकई महान है। तभी निशानेबाज लिन वानेर अपनी जगह पर पहुंच गई। राइफल और मैकेनिकल धनुष के तालमेल और मेरे द्वारा समय समय पर फेंके गए आग के गोलों ने उस हिंसक झुंड को 50 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया। तभी 2 नाइट डेमन्स ने भारी गोलाबारी के बीच हमला किया और दाईं बाईं ओर से गाड़ी की छत की ओर झपट्टे। उनकी गति किसी रेसिंग कार जैसी थी। लिन वानेर डर के मारे चीख पड़ी। ये देखकर मैंने अपनी काली तलवार झान जिन म्यान से निकाली। काट डालो! बिजली जैसी चमक के साथ आधा टन वजनी नाइट डेमन 2 टुकड़ों में कट गया। मैं रुका नहीं, एक कदम आगे बढ़ाया और तिरछा प्रहार किया। दूसरा नाइट डेमन बचने की कोशिश भी नहीं कर पाया और उसका आधा सिर कई मीटर दूर जा गिरा। पलक झपकते ही 2 विशिष्ट राक्षसों का सफाया हो गया। मैंने बिना किसी भाव के फिर से राइफल उठाई और कुशलता से फायरिंग शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच पूरे 8 मिनट तक मुकाबला चला। पागलपन की हद तक आगे बढ़ने वाला झुंड अब लहरों की तरह पीछे हटने लगा था। ये देख मैंने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। मैंने लोगों पर नजर डाली और नतीजा काफी संतोषजनक था। शुरुआत में मारे गए उस एक व्यक्ति के अलावा टीम में कोई और हताहत नहीं हुआ था। इसके बाद मैं छत से नीचे कूदा और लूट का सामान इकट्ठा किया। चमकते हुए 2 गोल्ड कार्ड मेरे हाथ लगे। इस बार भारी मुनाफा हुआ था। फिर वांग गुई ने लोगों के साथ मिलकर युद्ध क्षेत्र साफ किया। कुछ ही देर में 200-300 कार्ड मेरे हाथों में सौंप दिए गए। सुरक्षा के लिए मैंने तुरंत टीम को गाड़ी घुमाने और उसी रास्ते से वापस लौटने का आदेश दिया। आधे घंटे बाद यह सुनिश्चित करने के बाद कि हम ब्लैक ब्लड स्टार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हैं, मैंने सबको पड़ाव डालने का आदेश दिया। इस बड़े युद्ध के अनुभव के बाद लोगों की आंखों में कल की तुलना में अधिक चमक थी। वे न केवल जीवित बचे थे बल्कि उन्होंने सैकड़ों रक्त पिशाचों को मार गिराया था। बॉस के साथ ही बचने का रास्ता है। इस पल यह बात हर किसी के मन में एकमात्र विश्वास बन गई। आरवी के अंदर इस वक्त रोशनी जगमगा रही थी। मैंने नरम बीफ का एक टुकड़ा काटकर मुंह में डाला, लेकिन मेरी भौहें थोड़ी सिकोड़ गईं। हालांकि यह जंग जीत ली गई थी, लेकिन अगर सामने मौजूद ब्लैक ब्लड स्टार
को खत्म नहीं किया गया तो कामयाबी हासिल करने के लिए एक लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। मेरे पास आरवी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वांग गुई और उसके लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी बीच कार्ड्स को छांटने के बाद लिन वानर ने तेजी से रिपोर्ट दी। इस बार कुल 317 कार्ड जब्त किए गए हैं। मैंने होश में आते हुए सिर हिलाया। हालांकि यह फायदे का सौदा था, लेकिन अभी भी हैरान करने वाली बात नहीं थी। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी अंगूठी से ये मो द्वारा गिराए गए 2 गोल्ड कार्ड निकाले। एक हथियार ब्लड ग्रेन स्पीयर था और दूसरा टैलेंट एक्यूट स्मेल यानी सूंघने की तीव्र शक्ति। लिन वानर उत्सुक दिखी, लेकिन मैंने बस अपना मुंह बिचकाया। इस टैलेंट के दुष्प्रभाव बहुत बड़े हैं। कयामत के इस दौर में अगर नाक बहुत तेज हो गई तो हर तरफ सिर्फ सड़े हुए मांस की बदबू आएगी। तब जीवन की गुणवत्ता पल भर में शून्य हो जाएगी। लिन वानर को बात समझ में आ गई और उसने मजाक में कहा कि यह चीज भूख कम करने और फिगर बनाए रखने के लिए अच्छी है। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। एक गहरे हरे रंग का सैन्य ट्रक कैंप के बाहर आकर रुका। हट्टे कट्टे और छोटे बालों वाले ली झेंकी अपने 5 मजबूत साथियों के साथ ट्रक से नीचे उतरे और चेहरे पर मुस्कान ली चिल्लाए, घबराओ मत, हम यूनाइटेड कम्युनिटी की सर्च टीम हैं और आपके लीडर से बात करना चाहते हैं। ये देखकर मेरे होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैंने जानबूझकर खुद को मासूम और बिना किसी राय वाले इंसान की तरह पेश किया। ली झेंकी ने यह देखा, लेकिन फिर भी ईमानदारी से न्योता दिया। भाई, मेरे कैंप में मजबूत सुरक्षा और पर्याप्त रसद है। अपने लोगों को साथ लो और मेरे साथ चलो। एकजुट होकर ही हम जीवित रह पाएंगे। कहना पड़ेगा कि यह प्रस्ताव वाकई लुभावना था। अंतर्ज्ञान से लगा कि सामने वाला बुरा आदमी नहीं है, इसलिए मैंने तुरंत वहां जाकर देखने का फैसला किया। वैसे भी रास्ता वही था और देखने में कोई हर्ज नहीं था। इसके बाद जब मैं अपने 30 से ज्यादा लोगों के साथ कैंप में दाखिल हुआ तो उनके साफ सुथरे कपड़े और बुलंद हौसले को देखकर वे कयामत के द्वार की किसी नियमित सेना की तरह लग रहे थे। उन्होंने आसपास के गंदे और बदहाल शरणार्थियों को तुरंत पीछे छोड़ दिया। चेन की यह देखकर घबरा गया। उसे डर था कि कहीं ये ताकतवर लोग कैंप के संसाधनों पर कब्जा न कर लें। लेकिन ली झेंकी ने अपनी राइफल थपथपाते हुए आत्मविश्वास से कहा, जब तक हाथ में हथियार है डरने की जरूरत नहीं। तभी अचानक होटल में घुसते ही एक मोड़ आया। एक हथियारबंद युवक घबराया हुआ भागा आया और चिल्लाया, नंबर 2 लड़ाका हुआंगशान बुरी तरह घायल है और उसकी जान खतरे में है। ली झेंकी का चेहरा पीला पड़ गया। वह मेरी परवाह किए बिना पागलों की तरह मेडिकल विभाग की ओर भागा। जब वह दोबारा सामने आया तो उसके चेहरे पर निराशा थी। न केवल भेजे गए 8 लोगों में से सिर्फ एक वापस आया था, बल्कि जान बचाने वाला सीरम भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी आखिरी उम्मीद मुझ पर टिका देगा। छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास इत्तेफाक से सीरम है? ली झेंकी की नजरें उम्मीद से भरी थीं। ये सुनकर मैंने बस एक मुस्कान के साथ कहा कि मेरे पास सिल्वर कार्ड सीरम है, लेकिन इसे खुद के लिए रखना होगा। हुआंगशान को मरता देख ली झेंकी पूरी तरह हताश हो गया। उसने दांत पीसते हुए पूछा कि इसे बदलने की क्या शर्त है। मैंने भी कोई संकोच नहीं किया और हाथ फैलाकर सीधे दाम लगाया। इसके बदले मुझे एक गोल्ड कार्ड टैलेंट चाहिए। इस तरह मौके का फायदा उठाते देख ली झेंकी का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। तभी ऊपर से दोबारा हुआंगशान की नाजुक हालत की चीख सुनाई दी। ली झेंकी ने जोर से पैर पटका और अपनी जेब से एक गोल्ड कार्ड निकाला। ये वास्तव में गोल्ड कार्ड टैलेंट यंगक्याओ यिनक्याओ 2 मेरिडियंस था। ओह, मेरी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह शरीर की 8 नसों को खोलने और शीर्ष स्तर की मैनिपुलेशन आर्ट सीखने की चाबी थी। किसने सोचा था कि ऐसा कीमती खजाना ली झेंकी के पास होगा? मैंने अपने दिल की खुशी को दबाया और चेहरे पर जानबूझकर परेशानी के भाव लाते हुए शिकायत की कि यह टैलेंट किसी काम का नहीं है। फिर मैं अपनी हंसी दबाते हुए पीछे मुड़ा और कार से सीरम लेने चला गया। मैंने जानबूझकर कार में कुछ मिनट बिताए और फिर धीरे से सिल्वर कार्ड सीरम बाहर निकाला। पास खड़ी लिन वानर अपना मुंह छिपाकर दबी हुई हंसी हंस रही थी। ली झेंकी ने तुरंत वह जीवन रक्षक दवा झपट्टी और ऊपर की ओर भागा। कुछ ही समय बाद हुआंगशान की जान बच गई। ली झेंकी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। आखिर कयामत की शुरुआत से लेकर अब तक उसने कुल मिलाकर केवल 5 गोल्ड कार्ड जमा किए थे और पलक झपकते ही किंग लांग ने उसमें से सबसे कीमती टैलेंट कार्ड छीन लिया था। इसके बाद ली झेंकी ने मेरी शक्तिशाली टीम को अपने पाले में करने के लिए मुझे पूरे कैंप की सैर कराई। उसने चारों ओर लगी बिजली की बाढ़ और सुरक्षा दीवारों की ओर इशारा करते हुए बड़े गर्व से दिखाया कि यहाँ बचाव करना कितना आसान है। यहाँ तक कि वह अब भी यह कल्पना कर रहा था कि कोई बचाव दल आएगा और हर कोई वापस सभ्य दुनिया में लौट जाएगा। मेरी आंखों में एक अजीब सा भाव था। कोई 40 साल का व्यक्ति इतना मासूम कैसे हो सकता है? मैंने ठंडी हंसी के साथ ली झेंकी के उस गुलाबी सपने को चकनाचूर कर
दिया। इन 30 सशस्त्र लोगों के साथ 100 से अधिक बिना शक्ति वाले बूढ़ों और महिलाओं को पालना तुम्हें जल्द ही ले डूबेगा। ये शब्द सीधे दिल पर लगे और ली झेंकी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तभी मेरी कमर पर लगा वॉकी टॉकी अचानक गूंज उठा। बॉस, नीचे कुछ गड़बड़ हो गई है। ये सुनकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और तेजी से खिड़की के पास जाकर नीचे देखा। नीचे खाली जमीन पर दर्जनों लोग 2 गुटों में बंटे हुए थे और माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कभी भी हाथापाई हो सकती थी। किसने सोचा था कि इस संघर्ष की वजह सिर्फ नूडल्स के कुछ पैकेट होंगे। असल में वांगगुई के लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और उस गहरी खुशबू ने पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ अचार और चावल खा रहे शरणार्थियों के लिए जानलेवा लालच पैदा कर दिया। कैंप के कुछ तथाकथित प्रतिनिधियों ने बेशर्मी से आकर खाना मांगा। मना किए जाने पर शर्मिंदा होने के बजाय वे लोग भड़क गए। एक पूर्व अरबपति जिसकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड थी, अब अपनी गर्दन अकड़ाकर चिल्ला रहा था और वांगगुई को संकीर्ण सोच वाला बता रहा था। वहीं 60 लाख फॉलोअर्स वाली एक इन्फ्लुएंसर अपनी पुरानी अकड़ दिखाते हुए वादा कर रही थी कि कयामत खत्म होने के बाद वह सबको बहुत पैसा कमा कर देगी। इन बेतुकी बातों को सुनकर मेरी हंसी छूटने ही वाली थी। इन मूर्खों को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि पुरानी व्यवस्था ढह चुकी है। वे अभी भी अपनी पुरानी पहचान के दम पर भीख मांगना चाहते थे। लोगों की आलोचना सुनकर ली झेंकी शर्मिंदा था, लेकिन वे लोग और भी उग्र हो गए और किंग लांग की टीम के सामान को जबरन बांटने की मांग करने लगे। मैंने ठंडी हंसी के साथ उनकी असलियत उजागर कर दी। अगर मांस खाना है तो जाकर राक्षसों को मारो। तुम जैसे भिखारियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनते ही वांगगुई और उसके साथियों के हौसले बुलंद हो गए। तभी भीड़ में से एक दिवालिया मालिक मरने के लिए आगे आया। उसने मुझे घूरते हुए धमकी दी कि अगर आज सामान नहीं दिया तो कोई यहाँ से नहीं जा पाएगा। मैंने बहस में समय बर्बाद नहीं किया और अचानक अपनी कमर से बंदूक निकाली। एक जोरदार गोली की आवाज के साथ वह अकड़ दिखाने वाला मालिक जमीन पर ढेर हो गया। पूरा कैंप सन्नाटे में डूब गया। अभी तक उबल रहे शरणार्थी तीतरों की तरह डरकर पीछे भागने लगे। ली झेंकी के डिप्टी ने बंदूक निकालनी चाहिए, लेकिन ली झेंकी ने उसे मजबूती से दबा दिया और बेबसी से मुझे सबके सामने अपना खौफ जमाते हुए देखता रहा। जो मेरे लोगों का सामान छीनने की कोशिश करेगा उसे सीधा मार दिया जाएगा। मैंने बंदूक वापस रखते हुए शांत लेकिन बर्फीली आवाज में कहा। वांगगुई ने तुरंत अपनी राइफल तान दी, जिससे वे डरपोक लोग रेंगते हुए अपने ठिकानों की ओर भाग गए। टीम के बीच बिगड़ते तालमेल को देखते हुए मैंने तुरंत ली झेंकी से